नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सोनिया दी वॉइस में। अच्छी कहानियां सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल सोनिया दी वॉइस को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, इस कहानी के सभी पात्र और घटनाएं काल्पनिक हैं। इसका किसी भी जीवित या मृत व्यक्ति से कोई भी संबंध नहीं है, और अगर इत्तेफाक से संबंध होता भी है तो वो एक संयोग समझें। इस कहानी का उद्देश्य शिक्षा देना ही है। मेरी जेठ के कमरे से लड़की के चीखने की आवाजें क्यों आती थी? मैंने पहली बार वो दिल दहलाने वाली चीखों की आवाजें सुनी तो मैं बहुत बुरी तरह से घबरा गई थी। मैं गहरी नींद से हड़बड़ाकर उठकर बैठ गई और चीखने चिल्लाने की आवाजें पूरी हवेली में गूंज रही थी। उस समय चारों ओर सन्नाटा था। मेरे कमरे में भी बहुत अंधेरा और सन्नाटा था। मैंने हाथ से टटोलते हुए साइड टेबल का लैंप जलाया। मैंने घड़ी की तरफ देखा तो रात के 1 बज रहा था और चीख पुकार की आवाजें गूंज रही थी। मैं हैरान थी कि मेरे बगल में लेटे मेरे पति अमित गहरी नींद में सोए हुए थे। इतने शोर में उन्हें नींद कैसे आ सकती थी? कल ही तो मैं अमित की दुल्हन बनकर इस घर में आई थी। मेरी शादी बड़ी धूमधाम से अमित से हुई थी। मैं बहुत अमीर खानदान की बहू बनी थी। मैं भी एक अमीर खानदान से ही थी। मेरे सास ससुर कब के मर चुके थे। जेठ जी बहुत ही देखरेख वाले इंसान थे। मैं उनके व्यवहार को अच्छी तरह से जानती थी। मेरी अमित से लव मैरिज थी। हमने एक दूसरे को शादी के लिए पसंद किया था और वहीं से हमारी फोन पर बातें होना भी शुरू हो गई थी। हम दोनों ही अमीर खानदान से थे, इसीलिए किसी को भी इस रिश्ते पर ऐतराज नहीं हुआ। मेरी शादी की पहली रात थी और उसी रात मैंने ये चीखें सुनी थी। एक लड़की की चीखों की आवाज थी, जैसे वो अपनी मदद के लिए किसी को पुकार रहे हो। पहले तो मैंने सोचा कि कमरे से बाहर जाकर देखूं कि आवाजें किसकी हैं, कौन है जो इस वक्त इस तरह से तेज आवाजों से चिल्ला रहा है। लेकिन मैं एक दिन की दुल्हन थी, यूं कैसे मुंह उठाकर कमरे से बाहर निकल सकती थी। आधे घंटे तक ये आवाजें गूंजती रही। उसके बाद शांति छा गई थी। मुझे अमित की नींद देखकर बहुत हैरत हो रही थी। वो इतने शोर में कैसे सो सकता था? लेकिन कुछ देर बाद आवाज आनी बंद हो गई थी, जैसे कभी शोर हुआ ही ना हो। मैं दोबारा लेट गई और अब मेरी आंखों से नींद कोसों दूर जा चुकी थी। मेरा दिमाग बार बार उस चिल्लाने वाली लड़की की तरफ जा रहा था। कौन थी वो, और वो ऐसे क्यों चिल्ला रही थी, और उसकी आवाज पर सब लोग खामोश क्यों थे? वरना एक हलचल सी मच जानी चाहिए थी। फिर मुझे कुछ डर सा महसूस होने लगा, क्योंकि जहाँ ये हवेली बनी हुई थी वहाँ आसपास केवल जंगल ही था। गांव तो 3-4 मील की दूरी पर था। मैं कुछ ही दिनों के लिए गांव आई थी, क्योंकि मुझे रहना तो शहर में ही था। शादी से पहले मेरी ये बात तय हुई थी, और शहर में भी इन लोगों का बंगला बहुत खूबसूरत बना हुआ था, और हवेली इतनी बड़ी थी कि न जाने कितने कमरे इसमें बने हुए थे। यहाँ का बगीचा भी बहुत बड़ा बना हुआ था। मुझे तो इस हवेली में घुसते ही किसी महल जैसा लगने लगा था। मैंने बस वो थोड़ी सी नजर डाली थी, लेकिन यहाँ की अमीरी देखकर मेरी आंखें चुंधिया सी गई थी। मेरा कमरा फूलों और कैंडलों से सजाया गया था। मैं खुद पर जितना भी गुरूर करती उतना ही कम था। हम दोनों को देखकर सब लोग दिया और बाती की जोड़ी कहते थे, मगर आज की रात जो कुछ मैंने सुना था, मेरे दिमाग ने काम करना बंद कर दिया था। ना जाने कब वो सोचते सोचते मैं फिर से नींद की वादियों में खो चुकी थी। सुबह अमित प्यारी सी मुस्कान लिए मुझे जगा रहा था। कहने लगा, उठ जाइए मैडम जी, ये दिल्ली नहीं है जो आराम से चादर तान कर सो रही हो। मैंने धीरे धीरे आंखें खोली तो वो उठ चुका था। अमित बिस्तर से उठकर अपने कपड़े निकाल रहा था। मुझसे कहने लगा कि तुम्हारा सामान ड्रेसिंग रूम में पड़ा है, वहीं पहनना है। वो मुझसे कहकर वॉशरूम में चला गया। मैं बेड से उठकर बैठ गई।
पहले तो मुझे ऐसा लगा कि रात वाली बात शायद मेरा कोई वहम था। मैं वही बात सोचते ही सोचते ड्रेसिंग रूम में चली गई, जो मेरे ही कमरे में बना हुआ था। इतना भारी भरकम जोड़ा देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गई थी। मैंने फ्रेश होने के बाद बहुत ही मुश्किल से उन कपड़ों को पहना था। अमित तो कमरे से जा चुका था, तो कुछ लड़कियां मुझसे पूछकर मेरे कमरे में आ गई और मुझे जेवरात पहनाने लगी और तैयार करने लगी। जब मैं इस तरह सज धज कर बाहर आई तो मेरे जेठ जी सामने कुर्सी पर बैठे थे। उन्होंने मुझे देखा और मुस्कुराने लगे, फिर मेरे पास आए और मुझ पर हजारों के नोटों की बारिश करते ही मेरा स्वागत किया। फिर वो मुझे बाहर लेके गए, जहां गांव की औरतें मुझे देखने के लिए मेरा इंतजार कर रही थी। गर्मी और धूप में न जाने कब से वो मेरी एक झलक देखने के लिए बैठी हुई थी। मेरे जेठ जी कहने लगे कि ये हमारे घर की नई मालकिन है, अमित की बीवी। सभी औरतें मुझे नमस्ते करने लगी। मैं थोड़ी देर से ज्यादा बाहर रुक नहीं पाई थी। तेज धूप ने मेरी हालत खराब कर दी थी। मैं जल्दी जल्दी अंदर आई और अपने कमरे में एसी चलाकर बैठ गई। पूरा दिन ही लगातार लोगों का आना जाना लगा रहा। अमित से मेरी मुलाकात बस रात को ही हुई थी, वरना वो पूरा दिन मुद्दों के ही साथ रहते थे। गांव के कुछ और ही रस्में रिवाज होते हैं। पति पत्नी आपस में कम वक्त और दूसरों के साथ ज्यादा वक्त गुजारते हैं। यही मेरे साथ भी हुआ था। रात तक मैं थकान से चूर हो चुकी थी, इसीलिए लेटते ही मुझे नींद आ गई थी। और अमित मुझे कहने लगा कि गांव के माहौल से तुम परेशान हो गई हो। वो मुझे प्यार से देखने लगा। फिर मैंने आंखें खोली और थोड़ा सा मुस्कुरा दी। मैंने प्यार से अमित से कहा, अमित अब तो बस जल्दी से दिल्ली वापस जाने की सोचो। मुझे ऐसे माहौल की आदत नहीं है। मेरी बात पर ना जाने क्यों अमित की मुस्कुराहट गायब सी हो गई थी। फिर वो बेड पर टेक लगाकर बैठ गया और कहने लगा, अभी तो ऐसा मुमकिन नहीं है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा। मैं नींद में होते हुए भी पूरी आंखें खोलकर उसे घूरने लगी थी। अमित, मैं गांव में 2 दिन से ज्यादा नहीं रह सकती, यह तुम अच्छी तरह से जानते हो। मुझे घुटन होती है यहाँ के पहनावे से, रहन सहन से। अजीब सा माहौल है यहाँ का, मैं नहीं रह सकती यहाँ पर। मेरी बात सुनकर वो किसी गहरी सोच में चला गया। मैं नींद में चूर थी, इसीलिए सो गई। रात को फिर से मेरी आंखें छोर से खुली थी। वही लड़की की चीख पुकार, अपने बचाव के लिए मदद मांगती हुई आवाजें। मैं तुरंत उठकर बैठी और अमित को भी जगा दिया। वो मुझे नींद में देखने लगा। मैंने कहा, अमित, किसी के चिल्लाने की आवाजें आ रही हैं। मेरी बात पर अमित ने नजरें चुराई और कहने लगा, कैसी आवाजें? मुझे यहाँ कोई आवाज नहीं आ रही है। मैं उसकी ये बात सुनकर हैरान रह गई थी। ये कैसे मुमकिन था? मुझे तो लड़की के चिल्लाने की आवाज साफ साफ सुनाई दे रही थी, लेकिन अमित को सुनाई नहीं दे रही थी। मैंने हैरत से अमित की तरफ देखा। मैंने कहा कि ये लड़की की आवाज तुम्हें नहीं सुनाई दे रही? वो कहने लगा, नहीं, मुझे कोई भी आवाज सुनाई नहीं दे रही। मुझे नींद आ रही है, मुझे परेशान मत करो। यह कहकर वो फिर से सो चुका था और मेरा डर के मारे बुरा हाल हो गया था। क्या ये आवाज सिर्फ मुझे ही सुनाई दे रही थी? इसका मतलब कोई भूत प्रेत? ये सोचकर ही मैं कांपने लगी थी। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। अब तो मुझे इस हवेली में एक दिन भी नहीं रुकना था। मुझे तो भूतों से बहुत डर लगता था। अगली सुबह ही मैंने अमित से शहर जाने की जिद की। मैंने कहा, मुझे वापस दिल्ली जाना है। मुझे डर महसूस होता है। मुझे 2 दिन से यहाँ किसी के चिल्लाने की आवाजें सुनाई देती हैं, जैसे कोई लड़की मदद के लिए पुकार रही हो। मैं यहाँ नहीं रह सकती। डर की वजह से ऐसा लग रहा है जैसे मैं अभी के अभी रो दूंगी। और अमित तो मुझे ध्यान से देख रहा था।
वो बार बार मुझसे नजरें चुरा रहा था। वो मुझसे कहने लगा, बरसों से इस हवेली में ऐसे ही साए हैं, किसी किसी को ऐसी आवाजें सुनाई भी देती हैं जैसे तुम्हें सुनाई दे रही हैं, लेकिन उन्होंने कभी भी हमें नुकसान नहीं पहुंचाया। वरना क्या मेरी भाभी यहाँ रह सकती थी? मुझे अमित की किसी भी बात से चैन नहीं मिल रहा था। मुझे तो बस दिल्ली जाने का इंतजार था। सुबह नाश्ते का वक्त हुआ तो मेरी जेठ जी अब मुझसे पूछने लगे कि तुम दिल्ली वापस कब जा रहे हो। यह सुनकर अमित का चाय का कप हाथ में ही रह गया, लेकिन मैं दिल ही दिल में खुश थी कि किसी को तो हमें गांव से दिल्ली भेजने का ख्याल आया। अमित ने कहा, भाई साहब, जैसा आपका आदेश। अमित ने बहुत ही मुश्किल से ये बात कही थी। वो अपने बड़े भाई से बहुत डरता था। जेठ जी कहने लगे, आज शाम तक तुम दिल्ली जाने की तैयारियां कर लो, वहाँ के काम देखो जाकर। मैं तो खुशी के मारे फूली नहीं समा रही थी। मैंने जल्दी से चाय खत्म की और कुर्सी पीछे खिसकाकर खड़ी हो गई तो मेरी जेठ जी मुझसे कहने लगे, बहू, आज तुमने नाश्ता ठीक से क्यों नहीं किया? मैंने कहा, मुझे अपनी और अमित की पैकिंग भी करनी है, शाम तक जाना है तो टाइम लग जाएगा। मेरी बात सुनकर जेठ जी अमित को घूरने लगे और कहने लगे, तुमने बहू को ये नहीं बताया कि अब वो यहीं रहेगी। यह सुनकर मेरे दिल को एक धक्का सा लगा और मैं आश्चर्य से अमित की तरफ देखने लगी। वह कहने लगा, मैं भूल गया था भाई साहब। मेरे जेठ जी फिर मुझसे कहने लगे, बेटा, तुम अब हमारी इज्जत हो और हमारे घर की औरतें हवेली से बाहर कदम नहीं रखती, तो तुम अब यहीं रहोगी, दिल्ली अमित जाएगा। ये सुनकर तो मैं दंग रह गई थी कि अमित ने पहले ये बात मुझे क्यों नहीं बताई। उसने तो यही कहा था कि कुछ वक्त मुझे गांव में रहना पड़ेगा, फिर वह मुझे अपने साथ दिल्ली ले जाएगा। मैं गुस्से की वजह से उठकर कमरे में चली गई। मुझसे झूठ बोला गया था। कुछ देर बाद ही अमित कमरे में आया। अमित को देखकर मैं रोने लगी। मैंने अमित से कहा, मुझे इस भूत बंगले में नहीं रहना। तुमने मुझसे झूठ कहा था कि हम दिल्ली में रहेंगे। तुम अपने भाई से जाकर कह दो कि हमें यहाँ नहीं रहना। मेरी बात सुनकर वो मेरे पास आकर बैठ गया और बहुत ही प्यार से बोला, मैं तुम्हें अभी दिल्ली नहीं ले जा सकता, बस तुम कुछ महीने यहाँ रह लो, वैसे ही रहो जैसे यहाँ की औरतें रहती हैं, फिर मैं तुम्हें दिल्ली लेकर जाऊंगा। मैंने कहा, मैं तुम्हारे बिना यहाँ नहीं रहूंगी। रात के वक्त वह चीखों की आवाज मेरी जान निकाल देगी, मुझे बहुत डर लगता है। वो मुझसे कहने लगा, तुम ठीक हो, पर ध्यान मत दो, वो जो भी है तुम्हें कुछ नहीं करेंगी, ये मैं तुम्हें वादा करता हूँ। तुम बस अपना कमरा लॉक करके रखना और रात को बिल्कुल भी बाहर मत निकलना। अमित की बातों ने मुझे और भी ज्यादा डरा दिया था। मैंने कहा, मैं अकेली रात को इस कमरे में नहीं सो सकती। अमित कुछ देर तक तो कुछ सोचता ही रहा, फिर कहने लगा कि ठीक है, मैं भाई से कहकर एक नौकरानी का इंतजाम करवा दूंगा, वो तुम्हारे साथ इस कमरे में सो जाया करेगी, लेकिन तुम बस ये कोशिश करना कि भाई को तुमसे कोई शिकायत ना हो। मैंने उसकी बात पर सर हिला दिया था। अमित शाम को दिल्ली के लिए निकल चुका था और मैं अकेली रह गई थी। रात को मेरे साथ एक नौकरानी मेरे कमरे में सोने लगी थी। वो जमीन पर अपना बिस्तर बिछा दी और लेट जाती थी। रात को जब वो चीखों की आवाजें आती तो मेरी आंखें खुल जाती थी। मैंने महसूस किया था कि जिस वक्त वो चीखों की आवाजें आती हैं, वो नौकरानी भी करवटें बदलती रहती थी। मुझे ये शक होने लगा था कि शायद यह भी उन आवाजों को सुन सकती है। कई बार मैंने उस नौकरानी से चीखों के बारे में पूछा तो उसके चेहरे का रंग उड़ जाता था और वो डर जाती थी। फिर ना में सिर हिलाने लगती और कहने लगती, मैंने तो ऐसी कोई आवाज नहीं सुनी है। मैंने उसके डर से यह तो अंदाजा लगा लिया था कि बात कुछ और ही है, इसलिए उससे कहा,
कि मैं जानती हूँ कि आवाजें तो तुम्हें भी सुनाई देती हैं। मेरी बात सुनकर वो मेरे सामने हाथ जोड़ने लगी और कहने लगी, इस बात का जिक्र हवेली में किसी से भी ना करना, वरना बहुत बुरा होगा। उस नौकरानी की बात को सुनकर मुझे जानने की उत्सुकता होने लगी कि ये सारा माजरा क्या है। मैंने रात को जब वो चीखों की आवाज़ सुनी तो ये ठान लिया कि सच्चाई क्या है इसका पता लगाकर ही रहूंगी, क्योंकि कहीं न कहीं तो मुझे यकीन हो चुका था कि ये मामला भूत प्रेत का नहीं है। रात को चिल्लाने की आवाज़ें सुनकर मैं उठ खड़ी हो गई और दबे पांव अपने कमरे के दरवाजे के पास आ गई और धीरे से दरवाज़ा खोला। मुझे वो आवाज़ें ऊपर की मंजिल से आ रही थी। मैं धीरे धीरे से चलती गई, ऊपर चढ़ गई। वहाँ से आवाज़ें मुझे और भी नज़दीक से सुनाई देने लगी थी। जब मैं उन आवाज़ों का पीछा करते हुए आगे बढ़ी तो सामने एक कमरे को देखकर मेरे होश उड़ गए थे। वो तो मेरे जेठ जी का कमरा था, जहाँ से लड़की की चीखों की आवाज़ें आ रही थी। मेरे चेहरे का रंग उड़ चुका था। मैं वापस नीचे आ गई और अपने कमरे में आकर अपनी बढ़ती दिल की धड़कनों पर काबू पाने लगी। प्रताप यानी कि मेरे जेठ जी के कमरे से आ रही थी। ये आवाज़ें सुनकर मैं ये सोच भी नहीं सकती थी कि वो ऐसे भी हो सकते हैं। उनकी पत्नी भी जिंदा नहीं थी, ना ही उन्होंने दूसरी शादी की थी। दुनिया के सामने वो कितने बड़े संस्कारों वाले थे। फिर वो आवाज़ें, मैं खुद से ही बातें करने लगी थी। मेरे दिल में उनकी बहुत इज्जत थी। मैं उनके बारे में इस तरह से सोच भी नहीं सकती थी। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मैं अपने बेड पर बैठकर रोने लगी। मेरे जेठ जी और औरतों के साथ, नहीं नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है। गांव वाले तो उनकी बहुत इज्जत करते हैं। फिर ये सब क्या था? ये उनका कौन सा रूप था जो आज मैंने अपनी आंखों से देखा था। मैंने पूरी रात रोते जागते काट ली थी, क्योंकि मैं उनके बारे में ऐसा सोच भी नहीं सकती थी। सुबह नाश्ते पर वो उसी तरह ही बैठे थे। मेरी आंखें देखकर चाय पीते हुए कहने लगे, अमित ने फोन पर बात नहीं की मेरी बहन से, तभी तो रो रो के आंखें सुजा ली हैं। उनकी बात पर मैंने कोई जवाब नहीं दिया। मैं खुद ही मुस्कुराने लगी। फिर बोले कि अमित वहाँ बहुत बिजी है शायद, इसलिए फोन नहीं कर पाया। मैंने उनकी बात का फिर भी कोई जवाब नहीं दिया। आज तो मुझे उनकी शक्ल देखने को भी दिल नहीं कर रहा था। कैसा दोगला इंसान था। दिन में नेक और रहमदिल बना रहता था और रात को ये सोचकर ही मेरा शरीर कांपने लगा था कि अब उनका पर्दाफाश करके ही रहूंगी। लेकिन मैं नहीं जानती थी कि मैं अपने लिए कितनी बड़ी मुसीबत खड़ी करने जा रही हूँ। जब मैंने दोबारा वही आवाजें सुनी तो मैं फिर उसी कमरे के बाहर चली गई। कमरे के हॉल में से देखने लगी तो 15 या 16 साल की लड़की थी। गांव की ही लग रही थी। उसके चेहरे से उसका दर्द साफ पता चल रहा था। वो हाथ जोड़े अपनी इज्जत की भीख मांग रही थी, चिल्ला रही थी, चीख रही थी। लेकिन मेरे जेठ जी ने बड़ी बेदर्दी से उसका दुपट्टा उतारकर फेंक दिया। मैं उसे ज्यादा नहीं देख सकती थी। मैं वापस पलटी। कैसे भी करके मैंने वो रात काटी थी। सुबह होते ही मैंने अमित को फोन किया। मैंने कहा, तुमने मुझसे इतना बड़ा झूठ बोला है। तुमने कहा हवेली में आत्माएं हैं, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। वो आवाजें गांव की मासूम लड़कियों की हैं जो तुम्हारे पिता जैसे भाई की हवस का निशाना बनती हैं। मेरे मुंह में जो जो आ रहा था मैंने सब अमित से कह दिया। मेरी बात सुनकर वो गुस्से में आ गया था और कहने लगा, अपनी जुबान को बंद रखना, जैसे हवेली के सभी लोग रखते हैं, वरना तुम्हें प्रताप की ताकत का अंदाजा नहीं है। जान से मार डालेंगे वो तुम्हें। मैं अमित की बात सुनकर जितना हैरान हुई थी
उतना कम था। मतलब वो अपने भाई के बारे में ये सब पहले से ही जानता था और वो भी इन सब में मिला हुआ था। मैंने फोन बंद कर दिया। बुराई होता देखकर मैं ऐसे चुप नहीं रह सकती थी। मुझे बस एक सबूत ही चाहिए था, क्योंकि यहाँ ऐसा कोई भी नहीं था जो मेरे जेठ प्रताप के खिलाफ एक लक्ष्य भी बोलता। इसलिए मैंने रात होने से पहले ही बीमारी का बहाना बनाया और अपना कमरा लॉक करके अपने कमरे में बंद हो गई। मैं जानती थी कि प्रताप ऊपर कब जाता है, इसीलिए मैं अपनी पिछली खिड़की से बाहर निकल गई और पाइपलाइन के सहारे ऊपर की तरफ पहुंच गए। प्रताप के कमरे के बाहर की खिड़की उस वक्त खुली हुई थी। मैं उस वक्त खिड़की के जरिए उस कमरे में पहुंच गई और उस कमरे को देखकर मैं हैरान रह गई थी। उस कमरे को किसी दुल्हन की तरह सजाया गया था। मैं उसी खिड़की के पास से एक कोने में छिप गई। रात 1 बजे प्रताप उस कमरे में आया और सामने सोफे पर बैठ गया। कुछ देर बाद उसका नौकर शराब की बोतल लेकर आया और सामने टेबल पर रख दी। मैंने अपने मोबाइल का कैमरा ऑन कर दिया था। कुछ देर बाद एक सुंदर कम उम्र की मासूम सी लड़की उस कमरे में आई। वो चिल्ला रही थी, बार बार ये कह रही थी कि उसे उसके घर वालों के पास जाना है। वह नौकर लड़की को कमरे के अंदर धकेलकर कमरा बंद करके चला गया था। प्रताप एकदम आराम से सोफे पर बैठा हुआ था। उस लड़की की बेबसी का तमाशा देख रहा था, जो बहुत ज्यादा ही रो रही थी, दरवाजा पीट रही थी, अपने बचाव के लिए मदद मांग रही थी, जिसकी चीख पुकार हवेली की बेजान दीवारों में गूंज रही थी। वहां के लोग इस पर बिल्कुल ही खामोश थे। वो लड़की जब दरवाजा बजा बजा कर थक गई तो फिर तो प्रताप के पास आकर हाथ जोड़ने लगी और कहने लगी, प्रताप साहब, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। मैं तुम्हारी बेटी की उम्र की हूँ, मुझ पर तरस खाओ। उसके बात सुनकर मेरा जेठ गुस्से से उठा और उसके बाल पकड़कर कहर भरी नजरों से देखते हुए बोला, तेरी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे सामने ही अपनी जुबान चला रही हो। तुम्हें अभी बताता हूँ कि मेरे सामने जुबान चलाने वालों का मैं क्या अंजाम करता हूँ। ये कहकर उसने उस लड़की को बड़ी जोर से जमीन पर पटक दिया। वो लड़की दर्द से बिलबिला उठी थी और मैं ये सब नहीं देख पा रही थी। ना जाने कैसे मैंने खुद को काबू में किया हुआ था। वहां खड़ी ये सब देख रही थी कि फिर मेरे जेठ ने उस लड़की को पकड़कर बिस्तर पर पटका और अपना सिगरेट जलाकर जैसे ही लड़की के चेहरे पर लगाया तो उस लड़की की चीखों के साथ साथ मेरी भी चीख निकल गई। फिर प्रताप तुरंत ही वहां से पीछे हटा। मेरी चीख को सुनकर वो समझ गया था कि कमरे में उस लड़की के अलावा कोई और भी है। इससे पहले कि वो मुझे ढूंढता मैं उसी खिड़की से बाहर निकल गई, लेकिन शायद वह मुझे देख चुका था, क्योंकि मैं कोई प्रोफेशनल जासूस नहीं थी, एक आम सी लड़की थी। मैं जिस रास्ते से आई थी उसी रास्ते से नीचे उतर गई, लेकिन अपने कमरे की बजाय हवेली के पीछे चली गई। मैं वहीं जाकर छुप गई। मुझे पूरी हवेली में एक हलचल सी महसूस हो रही थी। बहुत ही तेज कदमों की आवाजें सुनाई दे रही थी। मैं एक घनी झाड़ी में छुप गई। बहुत से नौकर टार्च जलाकर मुझे ढूंढ रहे थे। मैं तो सांस लेना ही भूल गई थी। मुझे डर था कि अब मैं पकड़ी जाऊंगी। कुछ देर बाद नौकर वहां से चले गए। उनके जाते ही मैंने सुकून की सांस ली। मैं एक बड़े से पेड़ पर चलने लगी जो इस हवेली की दीवार से चिपका हुआ था। उस पेड़ पर चढ़कर मैंने दीवार से दूसरी तरफ देखा तो वहां एक घना जंगल था। मैं वहां से कूद गई। मैं नहीं जानती थी कि मैं उस जंगल को पार करने के बाद कहां पहुंच जाऊंगी, लेकिन मैं लगातार भाग रही थी। सुबह तक मैं भागती ही रही। जैसे ही हल्की हल्की रोशनी हुई मैं सड़क पर पहुंच चुकी थी। उसी वक्त एक बस दिल्ली जाने के लिए वहां से गुजर रही थी।
मैं उस बस में बैठ गई। पूरे रास्ते भर मैंने अपना चेहरा दुपट्टे से छुपा रखा था। दिल्ली पहुंचते ही मैं अपने पापा के दोस्त, जो कि आईपीएस अफसर थे, उन्हें ये वीडियो दिखा दी। मेरी वजह से उस गांव में इस घिनौने खेल का हिस्सा खत्म हुआ था। प्रताप के साथ साथ अमित भी पकड़ा गया था। वो लोग गांव की कम उम्र की लड़कियों के साथ गलत काम करते थे, उन्हें दूसरे देश भेजते थे और कुछ को तो मार देते थे, और मेरे पति दिल्ली में वही काम करते थे। इसीलिए मुझे अपने साथ ले जाकर नहीं रहना चाहते थे। मैंने अब अमित से तलाक ले लिया था, क्योंकि मैं ऐसे शख्स के साथ जिंदगी नहीं गुजार सकती थी। मुझे खुशी थी कि मेरी वजह से बहुत सी लड़कियां बच गई थी। दोस्तों, आपकी क्या राय है अमित की बीवी के बारे में? क्या उसने अपने पति और जेठ के खिलाफ जाकर सही किया? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हम सबको बुराई को खत्म करने के लिए ठोस कदम उठाने चाहिए, चाहे उस बुराई में हमारे अपने ही शामिल क्यों न हो। हर व्यक्ति को समाज से गंदगी हटाने के लिए अपना कर्तव्य निभाना चाहिए, जैसे अमित की बीवी ने किया था। तो इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। यदि आपके पास भी ऐसी कोई प्यारी सी कहानी है या फिर ऐसी कोई और कहानी जिससे कुछ शिक्षा मिले, तो आप हमारे साथ उसको शेयर जरूर करें। दोस्तों, यदि हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, और ऐसी ही दिल को छू लेने वाली प्रेरणादायी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल सोनिया दी वॉइस को सब्सक्राइब भी जरूर करें। तो फिर मिलते हैं ऐसी ही जबरदस्त और मज़ेदार वीडियो के साथ। अपना ध्यान रखें। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube